मोस्ट वेलकम गाइस। आज हमें गुरु बीजाणु, जिसका दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद अथवा इसको भ्रूणकोश भी कहते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है। तो भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? भ्रूणकोश की बात करें तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होते हैं, और बीजांड के अंदर क्या होते हैं? भ्रूणकोश होता है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि ये अंडाशय का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। इसमें जो मेमोराइज करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि इस भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं और 7 क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। वो 8 केंद्रक कौन से हैं? एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करा दें। 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंड समुच्चय में कंसीडर करते हैं। उस अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका होती है और 2 होती हैं सहायक कोशिका, और बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर होती हैं, 3 यहाँ और 2 यहाँ, 8 केंद्रक हो जाते हैं। फिर कोशिका की बात करें तो कोशिका बिना केंद्रक के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 केंद्रक से 3 कोशिकाएं यहाँ पर कंसीडर की जाती हैं, और 3 कोशिकाएं यहाँ पर कंसीडर की जाती हैं। 3 केंद्रक से यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, ये दो कोशिकाएं इस बड़े वाले 2 केंद्रक जो है, ये 2 केंद्रक इस बड़े वाले कोशिका में पाई जाती हैं। इसीलिए जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो क्या होती है? एक कम हो जाती है, क्योंकि केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हो गया। लेकिन कोशिकाओं की जब बारी करते हैं ना तो 3 केंद्रक 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक 3 कोशिकाएं, 6 हो गए, और ये 2 केंद्रक एक कोशिका बनाती है। इसलिए कोशिकाओं की संख्या में एक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो जवाब रहेगा 7 कोशिकाएं रहती हैं और 8 क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। आज हम भ्रूणकोश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कुछ। अब देखिए, भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रक में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं, 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये निभाग की तरफ हमने बताया नहीं कि निभाग इसी के ऊपर पाया जाता है। तो भ्रूणकोश में निभाग की तरफ कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती। संख्या में कितना होता है? 3 होता है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि केंद्रक में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बीच में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और नीचे बीजांड द्वार की तरफ कौन सा होता है? याद रखिए, ये पूछा जाएगा कि बताइए निभाग की तरफ कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो निभाग की तरफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पूछा जाएगा बीजांड द्वार की तरफ कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका और सहायक कोशिका पाई जाती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और सहायक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भ्रूणकोश में कितना हो गया? 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं क्या होती है? संरचना होती है। देखो, यहाँ पर सम्मिलित रूप से ये तीनों बीजांड द्वारी कोशिकाएं कौन सी हैं? 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कैसे होती हैं? बीजांड द्वारी कोशिकाएं होती हैं। तो यानी सम्मिलित रूप से ये तीनों बीजांड द्वारी कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। एक समान आवृत बीजी बीजांड, आवृत बीजी मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या कहते हैं? फ्लावर देते हैं। तो आवृत बीजी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक समान आवृत बीजी बीजांड 8 केंद्र की व 7 कोश की संरचना होती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या करते हैं? भ्रूणपोष की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ साबित करती है। हाँ, ये अंड कोशिकाएं जो कि आगे चलकर क्या होना है? इसका निषेचन होगा। तो ये निषेचन के लिए इनको जीवित रहना जरूरी है। उसके लिए इनको भोजन कौन देता है? ये प्रतिमुखी कोशिकाएं ही क्या करती हैं? सबको जिंदा रखती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये सहायक कोशिकाएं
इनका क्या कार्य होता है? सहायक कोशिकाएं का कार्य होता है डायरेक्शन, दिशा निर्देशित करना। किसको दिशा निर्देशित करेंगी? तो पॉलन ग्रेन को दिशा निर्देशित करेंगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन किसी को निषेचित करने के लिए आएगा। किसको निषेचित करेगा? अंड कोशिका को निषेचित करेगा। तो अंड कोशिका के अलावा किसी और कोशिका को ना निषेचित कर दे, इसलिए सहायक कोशिकाएं एक इसकी फ्रेंड की तरह होती है। जैसे रानियों की सहेलियां नहीं होती हैं उसके साथ दोनों तरफ, वैसे ये अंड रूपी रानी जो होती है इसके दोनों तरफ जो होती हैं कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं। किसकी सहायता करती हैं? ये अंड कोशिका की सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं? ये कहते हैं कि जब नर पराग नलिका आएगा तो उसको बता दीजिएगा कि अंड कोशिकाएं यहाँ पर हैं। अगर ये कोशिकाएं किसी और को निषेचित कर देंगी तो निषेचन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और ये किसको सहायता प्रदान करती हैं? पराग नलिका को सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से इतना हमें जो है इसमें रेडी करना है, तैयार करना है। आगे हम थोड़ा सा आपको जानकारी दें पराग नलिका के बारे में। पराग नलिका क्या होती हैं तो बता दें आपको कि पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। आप पढ़ चुके होंगे परागकोश से बना हुआ क्या परागकण। तो परागकण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकाएं को हम लोग कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका कहते हैं। दूसरी कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका कहती है। दूसरी कोशिका को हम जनन कोशिका कहते हैं। अब ये जनन कोशिकाएं हैं तो जनन का कार्य करेंगी। ये वर्धी कोशिकाएं हैं, वर्धी कायिक कोशिकाएं हैं। पुनः इनका कार्य क्या होता है? भोजन अथवा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ इनका जो कार्य होता है वो पराग नलिका के निर्माण में होता है। आप देखिए ये एक परागकण है, इस परागकण में जनन छिद्र यहाँ पर बना हुआ है, जनन कोशिकाएं दी गई हैं और नली केंद्रक दिया गया है। तो ये जनन कोशिकाएं तो जीवित रखना है तो इनके लिए वर्धी कोशिकाओं का होना आवश्यक है। दूसरे काम जो होता है ये भाग देखिए, ये जो आपको लंबा सा ट्यूब नहीं दिख रहा है, इसी ट्यूब को क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। ये पराग नलिका यानी ये ट्यूब किससे बना हुआ है? ये वर्धी कोशिकाओं से ही बना हुआ है। ये वर्धी कोशिकाएं आगे चल के पराग नलिका का निर्माण करती हैं और पराग नलिका आगे चल के बीजांड द्वार के द्वारा अंड कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करती हैं? निषेचित करती हैं। अब देखिए इस नलिका में यहाँ पर कोई मटेरियल आपको नहीं दिख रहा है, यानी ये जनन कोशिकाएं इस नलिका में आके क्या हो जाती हैं? समाहित हो जाती हैं, यानी इसमें आके बैठ जाती हैं, ऐसा कह सकते हो। तो ये देखिए नर युग्मक, यहाँ पर जनन कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं? डिवाइड हो चुकी हैं। यहाँ पर जनन कोशिकाएं एक थी, यहाँ पर जनन कोशिकाओं में समसूत्री क्या होता है? विभाजन हो जाता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा जनन कोशिकाओं से दो युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। यही नर युग्मक आगे चल के अंड कोशिका को क्या करता है? फर्टिलाइज यानी निषेचित करता है। इतना ही आज हमें पढ़ना था।